हमारी जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी हमारी सेहत है और इसका सबसे अहम हिस्सा हमारा दिल होता है। दिल न केवल हमारी जीवन शक्ति है बल्कि ये हमारी डेली एक्टिविटीज, इमोशंस और हमारी ओवरऑल वेलबींग का केंद्र भी माना गया है। और जब हमारा दिल स्वस्थ रहता है तो हम पूरी ऊर्जा और फोकस के साथ अपना जीवन जीते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ नक्षत्र में और मैं हूं आपके साथ माधवी चौधरी। और आज के लाइफस्टाइल को देखें तो दिल की बीमारियां हर घर की चिंता बन चुकी है और ये कोई एज लिमिट तक सीमित नहीं रहा है। और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर धनंजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर धनंजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज पर। और हेल्थ नक्षत्र हमारे एक ऐसे प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम अपने दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा मेडिकल संबंधित जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले सवाल डॉक्टर धनंजय आपसे यही रहेगा कि अगर आज की लाइफस्टाइल को देखें तो ऐसी सबसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन सी देखी जा रही है? जी, बेसिकली लाइफस्टाइल डिजॉर्डर जिसको कहते हैं वो आपके पहले की अगर अपने जीवन शैली को देखें तो इसमें कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिसको कि हम लोग बड़े ही आराम से कर लिया करते थे और वो उसको हम लोग अलग से, जैसे आज हम 1 घंटे का एक्सरसाइज करते हैं, उनको वो 1 घंटे का एक्सरसाइज नहीं करना होता था। वो उनके जीवन शैली का पार्ट था कि वो 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर भी जाना है तो वो रोज जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज एक उनका पार्ट था। आज वो नहीं है। तो जो ये सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हो रहा है कि हम चेयर पे बैठे बैठे ही सारा काम कर रहे हैं, अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो लिफ्ट से जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत फिजिकल इनएक्टिविटी हो गई है हमारे अंदर। तो ये सीडेंट्री लाइफ स्टाइल एक बहुत बड़ा लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर है। ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे रहा है, या ऐसे कहें कि बीमारी होने से पहले कुछ कारक्स होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स को जन्म दे रहा है। साइमल्टेनियसली खान पान एक लाइफ स्टाइल का पार्ट होता है। तो ये खान पान का बदलाव हम सभी जानते हैं कि हम लोगों ने कुछ ऐसे खान पान के तरीके को अपनाए हैं जो शायद हमारे यहाँ नहीं था। ये पश्चिमी सभ्यता से हम लोगों ने कुछ ऐसे चीज़ों को इम्बाइब किया है जो हमारे सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसमें कि आप जानते हैं जंक फूड का होना, ऐसे ऑयली फूड्स का हो जाना। तो ये हमारे यहाँ नहीं था और इसको हमने अपनाया और ये हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर को जन्म दे रहा है जो अल्टीमेटली हार्ट की बीमारियों को जन्म देता है। तीसरा है आपके अंदर का वो रेस्ट लेने का तरीका जो पहले था कि आप 8-9 बजते तक अपने आप सो जाते थे, एक प्रॉपर रेस्ट लेते थे और फिर स्लीपिंग पैटर्न जो था, ठीक है, और एक प्रॉपर रेस्ट एक बड़ा पॉपुलेशन लेता था। आज एक बड़ा पॉपुलेशन जो है वो अनरेस्ट में जा रहा है। अगर हम उसको दूसरे टर्म से बोलें तो ये ऐसा है कि आप किसी भी कारण से आप उतना प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं। आप वीक में डिवाइड कर दे रहे हैं कि हम वीक में 30 घंटा सो लें, 24 घंटा सो लें, 27 घंटा सो लें। तो ये एक अनरेस्ट। और चौथा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हम लोग रेगुलर डिस्कस कर रहे हैं वो है स्ट्रेस। ये किन्हीं कारणों से ये आपके लाइफ स्टाइल का पार्ट बना है, बट बना है उसके पीछे एक 2-3 इम्पॉर्टेंट कारण है कि एक कैरियर ओरिएंटेड होकर के जब हम ओवर ये हो जाते हैं, एंथुसियास्टिक होकर के काम करते हैं, और टाइम तो 24 आवर्स ही है, तो जब उसमें कॉम्पिटिटिवनेस को जब ब्रेक करना होता है तो हम लोग उसमें टाइम को ही सबसे पहले अपने लिए जो समय होता है उसी को कम करते हैं। दूसरा, फैमिली का जो एक पैटर्न है वो फैमिली का पैटर्न बदला है। वो फैमिलियल पैटर्न हम लोगों को कुछ हद तक, जैसे शेयर करने वाले लोग जो होते हैं, शेयर करने बड़ा फैमिली स्ट्रक्चर होता था, चाचा थे, दादा थे, सारे लोग थे। एक बड़े स्ट्रक्चर में जब चीज़ों को बताया जाता था एक दूसरे पे तो वो स्ट्रेस नहीं होता था, लोग एक दूसरे की परेशानी को बड़ा जल्दी पहचान लेते थे। अभी आप अकेले एक फ्लैट में रहते हैं, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है कि आप एक मतलब आइसोलेटेड फैमिली में रहते हैं, आप अपने घर में भी लोगों के साथ बात करने का जब समय है वहाँ पे भी आप मोबाइल पे ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ें जो पहले नहीं थी, पहले आम तौर पे लोग एक दूसरे से बात करके बहुत सारे चीज़ों को साझा कर दिया करते थे, स्ट्रेस कम होता था। तो ये सब लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर का पार्ट बना और ये बेसिकली डायरेक्टली डिजीज को देने से पहले बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स को जन्म दे रहे हैं। तो ये जितने भी आप नाम सुनते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या डिसलिपिडेमिया होना, ओबेसिटी, ये सब रिस्क फैक्टर हैं और इस रिस्क फैक्टर को यही लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर जन्म दे रहा है।
आजकल डॉक्टर हम देखिए हर 10 में से 9 लोगों को या तो डायबिटीज़ है या तो मतलब बीपी के जो पेशेंट्स होते हैं वो है। और देखा जाए तो बहुत कॉमन बीमारी है, अगर आप किसी से पूछो बहुत लाइटली ले लेते हैं कि हाँ चलो मुझे शुगर है, लेकिन बहुत कॉमन बीमारी है। इसे कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि यही रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हार्ट डिजीजेस की तरफ बढ़ते हैं। जी, इसके रोकथाम का 2 तरीका हो सकता है। पहला कहते हैं हम लोग अपने मेडिकल टर्म में प्राइमोडियल प्रिवेंशन, यानी कि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं आया है तो उस बीमारी या रिस्क फैक्टर, इसको तो डायबिटीज को हम लोग बीमारी से ज्यादा रिस्क फैक्टर कहते हैं, तो ये अगर नहीं आया है आपके अंदर तो इसको आने से रोकना है। तो आने से रोकने का तरीका तो वही है कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हम लोगों ने पाल रखे हैं उसको दूर करना है। आपको सीडेंट्री या लाइफस्टाइल से बाहर निकल करके अपने लिए एक्सरसाइज करने का मौका देना है, खान पान में बदलाव लाना है, स्ट्रेस को दूर करना, स्मोकिंग अगर लाइफस्टाइल का पार्ट है तो उसको दूर करना है। ये हुआ प्राइमोडियल प्रिवेंशन। अब आया कि अगर आपको डायबिटीज हो चुका है तो डायबिटीज को कैसे कंट्रोल रखना है, किस एज ग्रुप को कैसे कैसे डायबिटीज को कंट्रोल करना है, इसके लिए डॉक्टर के सलाह के साथ कुछ जागरूकता भी जरूरी है। जैसे अगर अभी जैसा आपने बताया कि अभी डायबिटीज भी एक किसी एज ग्रुप में सीमित नहीं है। जिस डायबिटीज को हम लोग शुरुआत में 2 पार्टों में बांटते थे कि ये एक पार्ट ऐसा है जो जन्म से होता है जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, और दूसरा एक जो मिडिल एज से शुरू होता है। ये मिडिल एज वाला टर्म जो है ना वो काफी नीचे आता जा रहा है। ये आप देखें, हाँ ये आप देखेंगे कि पहले उसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते थे। अब ये जो है ना ये खास करके धीरे धीरे कम होते 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 25, 20, इवन 15 के ऊपर में भी मोटे बच्चों में हो रहा है डायबिटीज, जो इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट इंसुलिन या इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से होता था। तो ये जो बदलाव, ये जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट को रोकने की जरूरत है, क्योंकि हम अगर ईपी सेंटर बन रहे हैं, इंडिया ईपी सेंटर है डायबिटीज का, आप अगर ईपी सेंटर बन रहे हैं तो इसके पीछे का कारण यही है कि हमने वैसे लाइफस्टाइल को अपना लिया जो इन बीमारियों को जन्म दे रहा है। अब ये बीमारियां जब आती हैं तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनके लक्षण बड़े कम होते हैं। आप बहुत कम लोगों में जानेंगे कि ये डायबिटीज का कुछ लक्षण पहचाने और वो डॉक्टर के पास गए, ऐसा कम होता है। ज्यादातर लोगों में ऐसे होता है कि वो डॉक्टर के पास तब पहुंच रहे हैं जब किसी बीमारी के साथ हैं, और फिर उनमें जांच हो रहा है तो पता चल रहा है डायबिटीज है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोग देखे हैं जो कि डायरेक्ट हार्ट अटैक लेकर के आए और तब पता चला कि उनको शुगर है। जब हम लोग मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे थे उनके ट्रेनिंग में हम लोग देखते थे कि किडनी की बीमारी हो गई उनको, तब पता चलता था कि डायबिटीज है। किडनी की बीमारी करने के लिए डायबिटीज को कम से कम 10 साल लगता है, यानी 10 साल तक उनके शरीर में डायबिटीज था, उनको पता नहीं चला। तो इसके लिए जरूरी है कि 2 तरीके से काम करें। एक तो जितने भी हमारे घरों के बच्चे हैं जो अभी बड़े हो रहे हैं उनमें हम ऐसा लाइफस्टाइल पैटर्न डेवलप करें कि उनको वो रिस्क फैक्टर आए ही नहीं, खान पान रहन सहन दोनों में। और दूसरा कि हम एक लेवल से टेस्ट कराना शुरू कर दें ताकि अगर डायबिटीज आए तो बहुत पहले उसको हम पकड़ लें, क्योंकि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जितना लंबे सालों तक रहेगा वो ज्यादा डैमेज देगा। कंट्रोल डायबिटीज डैमेज तो देगा बट कम डैमेज देगा। तो यही कुछ कोशिश किया जा सकता है जिससे हम लोग इसको थोड़ा रोकथाम कर। आपने ब्लड प्रेशर और शुगर के बारे में बताया, वैसे एक और टर्म है कोलेस्ट्रॉल, जिसे लोग सीरियसली कभी नहीं लेते। तो अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो क्या कुछ रिस्क फैक्टर्स बढ़ते हैं? बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना तो तभी पता चलेगा आपको जब आप ब्लड का टेस्ट करेंगे, या कुछ लोगों में आंख के ऊपरी हिस्से में, यहाँ पे इस कॉर्नर में कैंथस पे आपको ऊपर में ब्राउनिश एक डिपोजिशन दिखाई देगा। कभी कभी ये जो बोन्स हैं जहाँ प्रोमिनेंट बोन आपको दिख रहे हैं नकल्स के, वो टेंडन जैंथोमा कहते हैं उसको, तो वहां पे उनका जमाव हो सकता है, लेकिन ये काफी कम लोगों में होता है। तो फिर से वैसे ही हुआ कि हम अगर कोलेस्ट्रॉल का एक टेस्ट करने का एक टाइमिंग डिसाइड करना पड़ेगा। वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने लोगों को या तो हेल्थ पॉलिसीज के नाम पे कि वो एनुअली उनको टेस्ट करता है और डिटेक्ट करता है, तो उसमें बहुत सारे वैसे लोग डिटेक्ट होते हैं जिनमें कि फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, आइदर वो जीन की वजह से ये होता है, और जिसमें दोनों खराब जीन हो गए या एक ठीक है एक खराब जीन है। जिनका दोनों जीन खराब है उनमें तो हार्ट की
काफी गंभीर बीमारी बहुत अर्ली आ जाती है, जिनमें एक ठीक है एक खराब है, उनमें थोड़ी टाइम लगता है और लेकिन उनमें भी गंभीरता आने की। तो अगर हम जांच का स्क्रीनिंग का एक टाइम डिसाइड कर दें, एटलीस्ट 40 के एज में, अगर हम मान लें कि 40 के एज में हमको स्क्रीनिंग कराना शुरू कर देना है, आइडियली ये स्टेट स्पॉन्सर्ड होना चाहिए था, बट हम समझ सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिकल स्टेटस इंप्रूव कर रही है, बट अभी उस स्टेटस में नहीं है कि हम पूरे 1 अरब 40 लाख लोगों का स्क्रीनिंग शुरू कर दें। तो इसको ग्रेजुअली हम लोग स्टेक होल्डर्स जो हैं, जैसे हेल्थ, जितने भी हेल्थ सेक्टर में लोग हैं, ये हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, इनको कोशिश करना चाहिए कि ऐसे लोग जब भी आए स्क्रीनिंग को प्रमोट करें, कुछ सब्सिडीज दें कि भाई आप 40 के हो गए हैं, आप पहली बार कराएंगे तो आपको कम पैसे में ही ये लिपिड प्रोफाइल हो जाएगा। और इससे हम जब डिटेक्ट करेंगे तो किन लोगों में गड़बड़ी है, सारे कोलेस्ट्रॉल के बढ़े हुए लोगों को दवा की जरूरत नहीं, सारे कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी को आप, डिरेंजमेंट अलग चीज है और एक ऐसा कि वो बड़ा रिस्क फैक्टर है, ये दोनों में बड़ा अंतर है इसमें। तो हम वो उसको डिटेक्ट करना पड़ता है, छांटना पड़ता है कि कौन से लोग हैं जो इस ग्रुप में हैं जिनको की दवा की जरूरत है, कौन से लोग हैं जिनको कि बस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को मेंटेन करने से, उसको ठीक करने से ही इनके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये करने की जरूरत है, क्योंकि ये डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर है हार्ट की बीमारी को जन्म देने के लिए। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि लोगों को चेकअप्स की ज़रूरत है, तो वो अवेयरनेस से ही हो सकता है अगर लोग अवेयर होंगे, और आपने काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं। और तो हम बात कर रहे थे हार्ट हेल्थ के बारे में और हमारे साथ डॉक्टर धनंजय भी मौजूद हैं, और अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे, काफ़ी आपने रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताया है जो हार्ट डिजीज़ को और जन्म देता है। एक प्रॉब्लम जो बहुत लोगों में देखने को मिलती है खराटे की, या स्नोरिंग कहे तो क्या खराटे लेना भी हार्ट डिजीज़ को उत्पन्न करता है? जी, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि हम अपने घरों में अपने ही किसी स्वजन को देखेंगे कि उनको खराटा हो रहा है। खराटा बीमारी नहीं है, लेकिन खराटे के बाद अगर किसी का ऐसे नींद खुल रहा है जिससे जैसे लग रहा हो कि वो सफोकेट हुए, उनको कोई दबा रहा था, गला दबा रहा था, सांस लेने में दिक्कत, इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। और ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, बल्कि अब तो इसको एक सिंड्रोम का नाम दिया गया। सिंड्रोम तब कहते हैं जब ये एक ही चीज से बहुत सारी बीमारियों को जन्म होता है, तब इसको कहते हैं सिंड्रोम। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बहुत सारी बीमारियों को जन्म देने का ताकत रखता है। वैसे में उनको इलाज की जरूरत है, और ये हम लोग क्वांटिफाई करते हैं, उनको स्ट्रेटिफाई करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कितना सीवियर ग्रेड का है उनको। अगर ऐसे में है किसी को, उसका एक पैरामीटर है एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स, उससे हम लोग क्वांटिफाई कर देते हैं कि कितना सीवियर है। जितना सीवियरिटी होगी उसके लिए उतना ज़्यादा उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे नॉर्मली में हम लोग माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड में हम लोग बस उनके मोटापे को कम करने का कोशिश करते हैं, उनके लाइफस्टाइल के चेंजेस से ही वो कंट्रोल होने का उम्मीद होता है। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ते जाता है, फिर हम लोग एक पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं। तो ये जरूरी होता है। तो बहुत सारे लोग खराटा में, क्योंकि खराटा को माने तो हमारे एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बट 50 to 60% पॉपुलेशन उस खराटे में आ जाएगा कि रात में सोने के बाद हो सकता है हम भी खराटे लेते हो। बट अगर सफोकेटिव खराटा है, आपको खराटे के बाद नींद खुल रहा है, लग रहा है सफोकेशन है, तो आपको उनको जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनको अपने आप को क्वांटिफाई करा लाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा रिस्क फैक्टर है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनका डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा है, जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, और उनको ये खराटे वाली परेशानी और साथ में रात में नींद खुलने वाली परेशानी होती है। इनके आप दवा बढ़ाए जा रहे हैं, उनको कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप सिंपल इसका कंट्रोल कर लेते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को ट्रीट करने लगते हैं, इन दोनों में कंट्रोल आने लगता है। तो ये एक तरीके से हार्ट को जन्म देने वाले बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स को ये अकेले ही ऑगमेंट करता है, और ये खुद में एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि ये रात में इतना बार नींद तोड़ता है कि एक हार्मोन होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हार्मोन, वो बार बार रिलीज होता है, और ये एक बड़े हार्ट अटैक या किसी ये चीज के लिए प्रेसिपिटेट कराने का काम कर देता है। तो सिंपैथेटिक ओवरड्राइव जितना ज्यादा होगा, ये हार्ट की बीमारी को ज्यादा जन्म देगा। इसलिए जरूरी है कि आप जांच में जाएं और जांच के बाद उसका
जो कंट्रोल करने का तरीका है उस पर जाए। डॉक्टर धनंजय, आप रोजाना कई पेशेंट्स को देखते हैं, तो जब लोग आपके पास हार्ट डिजीजेज या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को लेके आते हैं तो ऐसे कौन से मिथ या मिसकंसेप्शंस आपको पेशेंट्स के बीच में देखने को मिलते हैं? जी, बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो है लोगों के बीच वो है हार्ट अटैक के लक्षण को लेकर के। लोगों को सीने में यहाँ जलन होता है और वो जलन को वो गैस का जलन मान लेते हैं, दर्द को भी गैस का दर्द मान लेते हैं कि गैस्ट्राइटिस है। इस मिसकंसेप्शन को सबसे पहले दूर करने की जरूरत है, क्योंकि ये सीधा जान को खतरा बनता है। गैस से आपके जान को कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन परेशानी क्या है कि हार्ट अटैक का जो लक्षण में जो दर्द होता है, जो टिपिकल पेन कहते हैं, यहाँ पे दर्द होगा, हाथों में जाएगा, जबड़े तक जाएगा, यहाँ नाभि तक जाएगा, ये बहुत कम लोगों में होता है। या ऐसा कहें कि ये लोगों में, अलग अलग लोगों में, जैसे कहें कि महिलाओं में एटिपिकल प्रेजेंटेशन ज्यादा, एल्डरली पॉपुलेशन में एटिपिकल प्रेजेंटेशन ज्यादा, डायबिटिक पेशेंट में एटिपिकल प्रेजेंटेशन ज्यादा होता है, जिसमें ये टिपिकल जो हमने बताया वो नहीं होगा। तो जिनमें भी एटिपिकल प्रेजेंटेशन हो रहा है उनको तो अगर वो अपने आप को जागरूक नहीं रखेंगे तो उनको डैमेज होने का चांसेस ज्यादा है। हार्ट अटैक में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस टाइम पे उस चीज को नहीं किया गया तो फिर पता चलेगा कि डैमेज ज्यादा हो गया। इसलिए वैसे कंडीशन में हमको जरूरी ये है समझना कि ये जो गैस का दर्द है वो डॉक्टर को डिसाइड करने देते हैं कि ये गैस का है कि हार्ट का दर्द। कुछ बेसिक टेस्ट हो जाएंगे उससे। दूसरा मिसकंसेप्शन है कि सीने के दर्द में यंग लोग, हालांकि ये मिसकंसेप्शन थोड़ा ब्रेक हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू अभी दिख रहा है कि यंगस्टर में भी काफी हार्ट अटैक हो रहा है, तो लोग अब मूव कर रहे हैं। बट ये ज्यादा मिसकंसेप्शन था कि अरे हम तो अभी जवान हैं, हमको हार्ट की बीमारी थोड़ी होगी। या दूसरा बोल रहा है कि अरे तुमको सीने में दर्द हो रहा है, तुमको हार्ट का बीमारी नहीं हो सकता है, तुम तो अभी यंग हो। इस मिसकंसेप्शन को ब्रेक करना है। तीसरा मिसकंसेप्शन ये है, ये अभी ओवर कॉशियस होना बता सकते हैं इसको। लोग बड़े ही जल्दी परेशान ज्यादा हो जा रहे हैं, सीने में दर्द हो रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वहां तक वो रुक नहीं रहे। एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि नहीं सब कुछ ठीक है आपका। अब उसके बाद ये ओवर कॉशियस होकर के एक डॉक्टर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, एक टेस्ट के अलावा दूसरा, चौथा, पांचवा, ये ओवर कॉशियस स्ट्रेसफुल होने वाला कंडीशन जो बना रहे हैं अपने अंदर, उससे भी बचाना है लोगों नहीं को। रख रहे हैं हाँ, कि ऐसा नहीं है कि एक जिम में देख लिए कि एक आदमी का डेथ हो गया, अब जिम करने वाले आदमी एकदम परेशान हो रहे हैं, जिम छोड़ रहे हैं। इस तरीके का मतलब ये ओवर कॉशियस होना ये भी जरूरी नहीं है। और एक चौथा इंपॉर्टेंट चीज है नमक को लेकर के। हम लोग, हमारे देश में लोग नमक की मात्रा को, मतलब एवरेज जो नमक रिकमेंडेड है उससे बहुत गुना, 5 गुना कहिए कि ज्यादा खाते हैं हम लोग नमक। एवरेज रिकमेंडेड जो डोज है वो है 2 से 5 ग्राम। 2 ग्राम तक अब अगर आप खाएं तो अच्छा है। हमारा जो एवरेज इंटेक है वो 10 ग्राम से भी ज्यादा है। तो ये अब लोग कहते हैं कि सेंधा नमक अगर हम खाएं तो इसमें नमक, सॉल्ट कम है। डेफिनेटली सेंधा नमक में सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम जो नमक में हम लोग मेनली लेते हैं, उसकी मात्रा कम है। यह भी अच्छा बात है कि उसमें अलग लवण भी कुछ कुछ है, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसका भी मात्रा है। लेकिन हमारे घरों में जब सेंधा नमक को यूज किया जाता है तो उसका क्वांटिफिकेशन कुछ नहीं है, वो मात्रा ज्यादा देकर के यूज करते हैं, तो ओवरऑल सोडियम वहीं पे आ जाता है। तो जो हम ये मानते हैं कि हम नमक कम खाने के चक्कर में हम फिर से वही बराबर की, तो ये, और उसमें सबसे बड़ा डैमेज क्या होता है कि हमारे कंट्री को नमक में फोर्टिफिकेशन करना जरूरी है, क्योंकि हमारे कंट्री में आयोडीन की मात्रा हमारे बाकी रिसोर्सेज से नहीं मिल पाती है। तो हमारे पास जितने भी नमक आते हैं फोर्टिफाइड आते हैं आयोडीन से, उस चक्कर में हम आयोडीन छोड़ रहे हैं। तो आयोडीन का अगर छोड़ेंगे तो फिर एक बड़ा खतरा गाइटर के रूप में आएगा। इसलिए इस मिसकंसेप्शन को दूर रखना है। सेंधा नमक गलत नहीं है, सेंधा नमक अच्छा नमक है, उसका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन आप ये मान करके खा रहे हैं कि ये कम नमक है, तो फिर थोड़ा मुश्किल है। एक और चीज़ जो डॉक्टर में देखने को, जैसे आपने नमक की बात की, नॉर्मल और सेंधा नमक की, अक्सर हम ये देखते हैं कि खाने के टाइम लोग ऊपर से नमक ले लेते हैं, तो क्या वो भी हार्म करता है? बिल्कुल, एक्स्ट्रा सॉल्ट लेना
हम लोग खास करके हार्ट के मरीज को, हाइपरटेंशन के मरीज को मना करते हैं। ये एक्स्ट्रा सॉल्ट आपके अंदर एक्स्ट्रा 2 ग्राम से 2 ग्राम आप खाने में जो खाना नमक खाते हैं उसमें 2 ग्राम आपको नमक मिल जाता है। उससे जो भी एक्सेस ले रहे हैं वो एक्सेस सॉल्ट है, नहीं लेने का आदत बनाना चाहिए। और वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनको हार्म कर रहा है जिसको कि ब्लड प्रेशर है, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होने देगा, हार्ट की बीमारी है, हार्ट में वॉल्यूम ओवरलोड कराएगा, फेलियर में ले जाएगा, इनडायरेक्टली लॉन्ग टर्म में उनको परेशान करेगा, जिनको कि नुकसान बाद में हो सकता है, ब्लड प्रेशर को जन्म देगा, वॉल्यूम ओवरलोड। तो जैसे हर चीज के प्रोज और कॉन्स होते हैं, सबके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं। एक्सरसाइजेस के हमने एडवांटेजेस तो बहुत जान लिए, एक्सरसाइजेस के कोई डिसएडवांटेजेस भी होते हैं? एक्सरसाइज के डिसएडवांटेज को समझने के लिए हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन बना क्यों। एक्सरसाइज कभी भी नुकसान देने वाला चीज तो था ही नहीं, लेकिन ये सवाल आया क्यों? सवाल इसलिए आया कि कुछ लोगों ने एक्सरसाइज करते करते अपने जान को खोया। ये तब होता है जब हम या तो हमारे अंदर कोई वंशानुगत जेनेटिक कोई बीमारी है, जिस बीमारी में एक्सरसाइज के समय दिल का दौरा उत्पन्न करने की क्षमता हो। उसमें एक बीमारी जो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है कॉमन है, उसके अलावे भी कुछ दिल के दौरा उत्पन्न करने वाले बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका इंसिडेंस यानी कि नंबर बहुत कम है, बट वो कर सकती हैं। तो एक तो ये हुआ। दूसरा हुआ एब्रप्ट बिंज एक्सरसाइज कर देना, कि हम पूरा दिन पूरा वीक ठीक सोए रहे, अचानक संडे को टाइम मिला और हम स्ट्रेसफुल एक्टिविटी इतना ज्यादा कर दिए। ये दोनों ही नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज में आपको एक टॉलरेंस डेवलप करना है, ग्रेजुअल टॉलरेंस डेवलप करना है, एक कैपेसिटी बिल्डअप करना है, जिस कैपेसिटी को आपकी रोज करके एक्सरसाइज को बिल्डअप करते हैं, ठीक है, वो जरूरी है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि एक्सरसाइज को बिंज के तरीके से करें, अचानक से कर दिए, उसको रोज करें, एक फ्लो मेंटेन करें, एक शुरुआत करें मॉडरेट इंटेंसिटी से, ग्रेजुअली आप हाई इंटेंसिटी। एक एथलीट जो होते हैं, ठीक है, वो तो मैक्सिमम कैपेसिटी का एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उसे रूटीन बना लेते हैं और ग्रेजुअली वो डेवलप कराते हैं। एंड्योरेंस एक्सरसाइज, एंड्योरेंस जो होता है उसको डेवलप करते हैं। अब है कि ये जो हम लोग कहें कि वंशानुगत जो जाने जा रही हैं बीमारियों की वजह से, उसके पीछे कुछ कुछ तरीके हैं जिससे कि उसको रोका जा सकता है। जैसे एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी का एक्सरसाइज करने से पहले या उस तरीके की कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से पहले वेस्टर्न कंट्रीज में इस तरीके का ये है पैटर्न है कि उनका एक इकोकार्डियोग्राफी हो जाता है। तो उस इकोकार्डियोग्राफी में उनका ये, अब मैं बताता हूं, मैं डीएम करने के टाइम में एक इको कर रहा था, अचानक से मेरे पास 40 लोग का इको का नंबर आ गया कि 40 लोगों का आज इको करना है। मैंने पूछा क्यों ऐसा हुआ, तो ये बताया गया कि मोहन बागान के प्लेयर्स हैं, मैं कोलकाता में था, मोहन बागान के प्लेयर्स हैं, इनको यूरोप में जाना है फुटबॉल खेलने, तो फुटबॉल खेलने जाने से पहले ये नॉर्म है कि वहां पे इको इनको दिखाना पड़ेगा। सोचिए वो प्लेयर यहां भी हमारे कंट्री में भी तो थे, उनको जान का खतरा यहां भी था, यूरोप के गाइडलाइन को मेंटेन करने के लिए वो इको करा रहे थे, लेकिन उनके जान को बचाने के लिए यहां पे कोई इको के। तो हम लोगों को ऐसा कुछ ना कुछ ये प्रमोट करना होगा कि भाई नहीं, ये जान सबका यहीं यहां हो या वहां हो एक ही है, उनके देश में जाकर के आपका जान ना जाए इसलिए उनके प्रोटोकॉल को आप मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में भी जान जा सकता है वैसे लोगों का। तो जब भी लोग ऐसे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने जाएं तो वो एक इकोकार्डियोग्राफी करा लेना है, ताकि हाई इंटेंसिटी एक फिजिकल एक्टिविटी में जाने से पहले उस जान के खतरा से बच जाए। अगर नहीं भी करा पा रहे हैं तो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए तो जरूर है जिनके अंदर की प्रीमैच्योर कार्डियक डेथ हुआ है फैमिली में, तो उनको जरूरी है कि ये इस तरीके का चीज करा ले। जी बिल्कुल डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है, और आज अपने हार्ट हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें जानी है, और ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक हेल्दी हार्ट ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल की पहचान है। और हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए देखते रहें हेल्थ नक्षत्र।